जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टूडेंट पॉइंट वीडियो में। तो आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़ लेके आए हैं केमिस्ट्री से रिलेटेड, जो कि आपके मेडिकल का जो एग्ज़ाम होने वाला है 13 जुलाई को, उसके लिए हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़ आपके लिए लेके आए हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आएगी तो आप कमेंट बॉक्स में एक छोटा सा हार्ट ज़रूर रिएक्ट करना। तो शुरू करते हैं हम आज की वीडियो। तो आज हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट काइंड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट इज इन्वॉल्व्ड वेल वाइल यू बॉइलिंग वाटर इन अ पॉट। ठीक है, कौन सी ट्रांसफ़र ऑफ हीट इन्वॉल्व होती है जब हम पानी को गर्म करते हैं? तो इवेपोरेशन होती है, कन्वेंशन होती है, कंडक्शन होती है या रेडिएशन होती है? तो इसका सही आंसर है हमारे पास कन्वेंशन। और बढ़ते हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, वाटर इज यूजुअली हीटेड इन। वाटर कैसे यूजुअली हीटेड करते हैं? कंडक्शन से, कन्वेंशन से, रेडिएशन से, नन ऑफ दीज। तो हम कैसे कन्वर्ट वाटर को हीट करते हैं? कन्वेंशन से। तो दोस्तों कंडक्शन क्या होता है? जो हमारे पास सॉलिड में ट्रांसफ़र ऑफ हीट होती है। जैसे कि आपने सुना होगा कि जब आप पैन गैस पे रखते हो तो उसका जो आपका हैंडल होता है वो भी क्या हो जाता है? गर्म हो जाता है। ठीक है, तो सॉलिड में जब ट्रांसफ़र ऑफ हीट होगी उसको बोलते हैं हम कंडक्शन। ठीक है, कन्वेंशन होता है जैसे आपका कोई वाटर पॉट है। ठीक है, आपने क्या किया, आपने कोई बर्तन गैस पे लगा दिया, ठीक है, और उस पर पानी डाल दिया। अब जो अंदर लिक्विड होता है वो जो गर्म होता है वो किसकी वजह से होता है? कन्वेंशन की वजह से। ठीक है, जो हैंडल गर्म हो रहा था वो कंडक्शन की वजह से होता है। और रेडिएशन जो आपकी डायरेक्ट रेडिएट आपकी स्किन पे, बॉडी पे पड़ती है, जैसे आपके बीचेस हो गए, ठीक है, उसकी सैंड होगी, वो सारी किसकी वजह से गर्म होती है? और रेडिएशन की वजह से गर्म होती है। या ठीक है, आप पे धूप पड़ती है तो आपकी जो बॉडी टेम्परेचर गर्म होता है वो किससे गर्म होता है? वो रेडिएशन से गर्म होता है। ठीक है, तो ये तीनों में डिफरेंस था, कंडक्शन, कन्वेंशन और रेडिएशन से। तो वाटर जो था वो कैसे गर्म होता है? वाटर होता है कन्वेंशन से गर्म। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, रेफ्रिजरेटर इज एन एग्जांपल ऑफ। रेफ्रिजरेटर किसका एग्जांपल है? आइसोथर्मल, आइसोबारिक, आइसोकोरिक या एडियाबैटिक? तो जो हमारा रेफ्रिजरेटर होता है वो एग्जांपल होता है हमारे पास आइसोथर्मल का। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होना था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, हीट वर्क इज एन एग्जांपल ऑफ। हीट और जो वर्क है वो किसके एग्जांपल है आपके पास? ठीक है, वो है हमारे पास पाथ फंक्शन के। ठीक है, हीट और जो वर्क होते हैं वो सारे पाथ पे डिपेंड करते हैं। ठीक है, वर्क आपका पाथ पे डिपेंड करता है। कई बार आप ऊपर से पिस्टन को लगाते हैं, ठीक है, तो पॉजिटिव वर्क होता है। जब आप पिस्टन ऊपर को ले जाते हैं तो नेगेटिव वर्क होता है। ठीक है, तो मतलब पाथ पे डिपेंड करता है हमारे पास वर्क। तो ये क्या होते हैं? हीट और वर्क दो ही एग्जाम्पल ऐसे होते हैं जो पाथ फंक्शन होते हैं। बाकी जितने भी एग्जाम्पल हो मैक्सिमम आपके सारे स्टेट फंक्शन होते हैं। तो इसका आंसर क्या होना था? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होना था, पाथ फंक्शन। बढ़ते हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, द इंटेंसिव प्रॉपर्टी अमॉन्ग दीज क्वांटिटीज। इनमें से कौन सी इंटेंसिव प्रॉपर्टीज है? मास है, वॉल्यूम है, एंथैल्पी है, मास अपॉन वॉल्यूम है। मास अपॉन वॉल्यूम मतलब डेंसिटी। तो डेंसिटी हमारी ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो हमारे पास इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो इसका आंसर होना था ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगर दोस्तों आपने इसका मैंने आपको थ्योरी पोर्शन भी अपनी वीडियोस में करवा रखा है, उसका नाम है केमिस्ट्री 25 डेज क्रैश कोर्स के नाम से वो वीडियोस होगी। आप वहां जाकर एक बार वो जरूर एक बार देख लें। ठीक है, वहीं से सारे क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, बढ़ते हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, ड्यूरिंग आइसोथर्मल एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस इट्स इंटरनल एनर्जी इंक्रीज, एंथैल्पी डिक्रीज, इंटरनल। दोस्तों यहाँ पे मिस प्रिंट हो गया, यहाँ पे ऑप्शन में 0 होना था। ठीक है, जब भी हमारे पास आइसोथर्मल एक्सप्रेशन होता है, मतलब जिसमें क्या, आइसोथर्मल का मतलब हमारे पास टेम्परेचर क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, उसमें ऑफ एन आइडियल गैस इट्स एंथैल्पी क्या रहती है? इसकी 0 रहती है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन ऑप्शन डी होना था। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा मिस प्रिंट हुआ है। बढ़ते हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7, द रिलेशन बिटवीन डेल्टा जी इज इक्वल टू एच माइनस टी डेल्टा एस। ये कौन सा रिलेशन है? तो ये हमारे पास है, या किसने दिया था रिलेशन? ये रिलेशन दिया था हमारे पास गिब्स हेल्महोल्ट्ज ने। ठीक है, इसको हम फ्री एनर्जी के नाम से भी जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होना था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, फॉर स्पॉन्टेनियस केमिकल प्रोसेस द फ्री एनर्जी चेंजेस। तो जब स्पॉन्टेनियस केमिकल प्रोसेस होती है तो फ्री एनर्जी में क्या चेंज आता है? तो डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। ठीक है, तो टी डेल्टा एस की वैल्यू हमारे पास पॉजिटिव होती है, डेल्टा एच की वैल्यू हमारे पास नेगेटिव होती है, डेल्टा जी की वैल्यू क्या होती है? नेगेटिव होती है। किसमें? स्पॉन्टेनियस के लिए। ठीक है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मैं इंपॉर्टेंट वाली करेक्ट उसमें भी रखूंगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि हमारे पास स्पॉन्टेनियस जब भी केमिकल प्रोसेस होगी तो उसमें हमारे पास फ्री एनर्जी क्या होगी? पॉजिटिव होगी, नेगेटिव होगी, 0 होगी या एनी ऑफ अबव होगी। ठीक है, तो हमारे पास एक्सप्रेशन हमने ऊपर देखा था, डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच
माइनस टी डेल्टा एस होता है, ठीक है। तो जो तुम्हारे पास टी डेल्टा एस होता है स्पॉन्टेनियस के लिए ये पॉजिटिव होता है, ठीक है। डेल्टा एच हमारे पास स्पॉन्टेनियस के लिए नेगेटिव होता है। अगर डेल्टा एच नेगेटिव आएगा तभी हमारे पास डेल्टा जी की वैल्यू क्या आती है, नेगेटिव आती है, ठीक है। तो ये तो हमारे पास क्या आना था, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस द फ्री एनर्जी इज नेगेटिव। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होना था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इज गिवन बाय, तो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इज गिवन बाय, इसका क्या हमारे पास एक्सप्रेशन होना था, एच इजकल टू यू प्लस पी वी, एच इजकल टू यू माइनस पी वी, डेल्टा एच इजकल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी, या डेल्टा एच इजकल टू वी माइनस टी डेल्टा वी। तो इसका एक्सप्रेशन होना था डेल्टा एच इजकल टू चेंज इन एंथैल्पी क्या होता है, डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होना था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बायोमोलिक्यूल से रिलेटेड है, ठीक है। पेप्टाइड ऑन हाइड्रोलिसिस गिव बाय, जो पेप्टाइड जब हम पेप्टाइड बॉन्ड की हाइड्रोलिसिस करते हैं तो हमारे पास किसकी हाइड्रोलिसिस होती है, वो होती है हमारे पास अमाइनो एसिड की। किसकी हाइड्रोलिसिस होती है, अमाइनो एसिड की, अल्फा अमाइनो एसिड की होती है, ठीक है। तो अल्फा अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर भी आपको पता होना चाहिए, कई बार एग्जाम में वो आ जाता है, एग्जाम में आ जाता है, चांस रहते हैं, ठीक है। तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ कीटोहेक्सोज। तो कीटोहेक्सोज का एग्जांपल कौन से इनमें से, मैनोज, गैल्टोज, माल्टोज या फ्रक्टोज। तो कीटोहेक्सोज कौन से होते हैं हमारे पास, फ्रक्टोज होते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे एल्डोहेक्सोज होता, अगर कीटोहेक्सोज की जगह क्या होता, एल्डोहेक्सोज होता, तो वो किसका एग्जांपल होना था, वो होना था हमारे पास ग्लूकोज का एग्जांपल। किसका एग्जांपल होना था, वो ग्लूकोज का एग्जांपल, ठीक है। और एक और बात याद रखना, जो हमारे पास फ्रक्टोज होता है उसमें कीटो ग्रुप होता है, आपको नाम से पता चल रहा होगा, और जो ग्लूकोज होता है उसमें एल्डिहाइड ग्रुप होता है, ठीक है। एल्डिहाइड ग्रुप कौन सा होता है हमारे पास, CHO। कीटो ग्रुप कौन सा होता है हमारे पास, C डबल बॉन्ड O, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए इससे रिलेटेड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, विच ऑफ द पॉलीमर इज स्टोर्ड इन लीवर ऑफ एनिमल। लीवर ऑफ एनिमल में कौन सा पॉलीमर स्टोर्ड होता है, तो वो होता है हमारे पास ग्लाइकोजन। कौन सा स्टोर होता है, ग्लाइकोजन। इसको हम एनिमल स्टार्च भी बोलते हैं दोस्तों, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको हम, एनिमल स्टार्च भी बोलते हैं। ग्लूकोजन को हम क्या बोलते हैं, एनिमल स्टार्च भी बोलते हैं। और ग्लूकोजन जो होता है हमारे पास, वो होता है हमारे पास एग्जांपल ऑफ पॉलीसैकेराइड्स, POLYSACCHRIDES, पॉलीसैकेराइड्स होते हैं इसके, ठीक है। ग्लूकोजन किसका एग्जांपल हमारे पास, पॉलीसैकेराइड्स के। 3 प्रकार के सैकेराइड्स होते हैं, मोनोसैकेराइड्स, ओलिगोसैकेराइड्स और पॉलीसैकेराइड्स। तो जो हमारे पास ग्लूकोजन है वो हमारे पास एग्जांपल होता है पॉलीसैकेराइड्स का, ठीक है। और ये लीवर ऑफ एनिमल्स में, इसको हम एनिमल के लीवर में पाया जाता है ग्लूकोजन, इसको हम एनिमल स्टार्च के नाम से भी जानते हैं। तो ये सारे क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बढ़ते हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग बी ग्रुप विटामिन कैन बी स्टोर इन आवर बॉडी। तो इनमें से कौन सी हमारे पास विटामिन बी है जो हमारे पास स्टोर होती है बॉडी में, तो विटामिन B12 हमारे पास स्टोर रहती है, ठीक है। और विटामिन B12 का आप नाम मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, ठीक है। कई बार इससे भी क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। विटामिन B12 को हम कैंसर के लिए भी यूज़ करते हैं, कैंसर ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर के लिए, ठीक है। और ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, कोबाल्ट का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है। विटामिन B12 इसका आंसर होना था, जो हमारे पास कहाँ रहती है, स्टोर रहती है हमारे बॉडी में। व्हाट इज़ द केमिकल नेम ऑफ विटामिन E, ठीक है। विटामिन E का केमिकल नेम क्या है, तो विटामिन E का केमिकल नेम क्या है, टोकोफिरोल, ठीक है। विटामिन C का केमिकल नेम क्या है, एस्कॉर्बिक एसिड, ठीक है। अब मुझे कमेंट बॉक्स में बताना राइबोफ्लेविन और थायमिन किसके विटामिन के केमिकल नेम है, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। विटामिन E का नाम क्या था, टोकोफिरोल। ऑप्शन नंबर C इसका राइट आंसर होना था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, क्लोरोपेनिकोल इज यूज्ड एज। क्लोरोपेनिकल हम किस लिए यूज़ करते हैं, एनाल्जेसिक, ट्रांसक्लूजर, एंटीबायोटिक या एंटीसेप्टिक। जो हमारे पास क्लोरोपेनिकोल होता है वो हम यूज़ करते हैं। इसको ये किस में पाया जाता है, तो आपको ये पता होना चाहिए, डिटॉल में, ठीक है। डिटॉल में ये पाया जाता है, ठीक है। तो हम इसका यूज़ करते हैं एज अ एंटीबायोटिक। डिटॉल क्या हमारे पास, एंटीबायोटिक है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर C इसका राइट आंसर होना चाहिए। आपको एनाल्जेसिक के एग्जाम्पल भी याद होने चाहिए, ट्रांसक्लूजर के एग्जाम्पल भी होने चाहिए। सबसे मेन एग्जाम्पल है ट्रांसक्लूजर का इक्विनिल। कौन सा, इक्विनिल, इसका सबसे मेन एग्जाम्पल है। स्पेलिंग देख लेना, EQUONIL, इक्विनिल, ठीक है। इसका मेन एग्जाम्पल है ट्रांसक्लूजर का, ठीक है। तो एंटीसेप्टिक, ट्रांसक्लूजर, एनाल्जेसिक और एंटीबायोटिक, इन सब के आपको एग्जाम्पल याद होने चाहिए। आप मेरे 25 डेज क्रैश कोर्स में बायोमोलिक्यूल्स वाली वीडियोस में आप इसको अच्छे से देख सकते हैं, इनके सबके एग्जाम्पल भी और विटामिन के नाम भी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, पेनिसिलिन इज, तो पेनिसिलिन क्या है हमारे पास, एनाल्जेसिक,
ट्रांसक्लूजर, एंटीबायोटिक, एंटीसेप्टिक। तो पेनिसिलिन में हमारे पास क्या क्या है, हमारे पास एंटीबायोटिक है, ठीक है। तो क्लोरोपेनिकोल और पेनिसिलिन दोनों क्या थे हमारे पास, एंटीबायोटिक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, रेनिटाइडिन इज यूज एज। रेनिटाइडिन हम कैसे यूज करते हैं, एज अ आंट एसिड यूज करते हैं, ठीक है। आपको बता दूं मैं आंट एसिड कौन कौन से होते हैं, ठीक है। Al, OH3, MgOH2, ठीक है। और आपका बेकिंग सोडा, ठीक है। बेकिंग सोडा क्या होता है हमारे पास, आंट एसिड होता है, ठीक है। और आपका रेनिटाइडिन, रेनिटाइडिन मेन एग्जांपल, क्योंकि इसको हम मॉडर्न आंट एसिड के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। रेनिटाइडिन भी क्या है हमारे पास, आंट एसिड है। आंट एसिड क्या होता है, जब हमारे स्टमक में गैस्ट्रिक बन जाती है तो हम उसको रिलीफ के लिए जो हम यूज़ करते हैं उसको क्या बोलते हैं, हम आंट एसिड बनते हैं। और गैस्ट्रिक किसकी वजह से बनती है, जब हमारे पेट स्टमक में क्या हो जाता है, पेट में एसिड बढ़ जाता है, ठीक है। तो हम इसका यूज़ कैसे इसको न्यूट्रलाइज कर सकते हैं, हम बेस दे के न्यूट्रलाइज करते हैं। तो जितने भी आंट एसिड होते हैं वो क्या होते हैं, सारे बेस होते हैं, ठीक है। और इसका एक और एग्जांपल आपको बता दूं, जो आपका बेकिंग सोडा है, बेकिंग सोडा भी क्या यूज़ करता है, एज अ बेस यूज़ करता है, ठीक है। बेकिंग सोडा भी क्या यूज़ करता है, बेस यूज़ करता है। बेकिंग सोडा का यूज़ हम फायर एक्सटिंग्विशर में भी करते हैं, इसका भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एसिड फायर एक्सटिंग्विशर में भी हम बेकिंग सोडा का यूज़ करते हैं। तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट आपका दी हाईएस्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी आर फाउंड इन। सबसे ज़्यादा हाईएस्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी किसकी होती है, एल्कली, इनर्ट, हैलोजन या ट्रांजिशन एलिमेंट। तो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी किसकी होती है, इनर्ट गैस की होती है। क्यों होती है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी आपको पहले पता होना चाहिए क्या होती है। आयोनाइजेशन एंथैल्पी होती है कि कोई आपने इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है किसी एटम से, मान लो यहाँ पे कोई एक इलेक्ट्रॉन है, इसको क्या करना है, आपने रिमूव करना है, ठीक है। इसको रिमूव करने के लिए जितनी आप इसको क्या देंगे, हीट देंगे, उसको क्या बोलते हैं हम, आयोनाइजेशन एंथैल्पी बोलते हैं, ठीक है। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ कि ये जो हमारे पास एक किसी एटम के अंदर ये क्या हमारे पास इलेक्ट्रॉन है, ये क्या इलेक्ट्रॉन है। इस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जितनी हम हीट उसको देंगे या जितनी हम उसको एनर्जी देंगे उसको क्या बोलते हैं हम, आयोनाइजेशन एंथैल्पी बोलते हैं। तो सबसे ज़्यादा आयोनाइजेशन एंथैल्पी किसकी होती है, इनर्ट गैस की। इनर्ट गैस की क्यों होती है, क्योंकि वो सारे क्या होते हैं, फुली फील्ड होते हैं, सारे क्या होते हैं, फुली फील्ड होते हैं। उनसे इलेक्ट्रॉन रिमूव करना क्या होता है, बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, ठीक है। आपने सुना होगा जो हाफ फील्ड होते हैं, फुली फील्ड होते हैं, उनसे इलेक्ट्रॉन रिमूव करना क्या होता है, बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। तो वैसे ही सेम जैसे ही आपका इनसे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन रिमूव करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, इसलिए हमारे को क्या करनी पड़ती है, हाई एनर्जी देनी पड़ती है। तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या हो जाती है, हाईएस्ट हो जाती है। तो इसलिए हमारे पास हाईएस्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी किसकी हुई, इनर्ट गैस की हुई, ठीक है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि जब हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज करती है या डिक्रीज करती है, और जब हम टॉप टू बॉटम जाते हैं तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या करती है, इंक्रीज करती है या डिक्रीज करती है, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी नॉन मेडिकल वालों को भी इससे रिलेटेड आयोनाइजेशन एंथैल्पी से रिलेटेड क्वेश्चन आया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर 117 इफ डिस्कवर्ड विल बी प्लेस्ड इन। अगर हमारे पास 117वां एलिमेंट डिस्कवर है तो उसको हम कहाँ रखेंगे, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो हमारे पास पहले मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कितने एलिमेंट है, 118 एलिमेंट है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अगर हमारे पास 117वां एलिमेंट डिस्कवर्ड हो गया तो उसको रखेंगे हम हैलोजन फैमिली में, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होना था। नेक्स्ट क्वेश्चन वाज विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। सबसे ज़्यादा मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन अफिनिटी किसकी होती है, क्लोरीन की होती है, ठीक है। होनी वैसे फ्लोरीन की चाहिए थी, पर यहाँ पे क्या है कि एक्सेप्शनल है। तो ये वाला क्वेश्चन आपको नॉन मेडिकल अभी जो पेपर हुआ था 23 जून को, ठीक है, तब भी ये वाला क्वेश्चन रिपीट हुआ था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होना था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास टिपिकल एलिमेंट बिलोंग्स टू। टिपिकल एलिमेंट कहाँ से बिलोंग्स करते हैं, थर्ड पीरियड से बिलोंग्स करते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होना था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका द एलिमेंट ऑफ ग्रुप 18 इज कॉल्ड। ग्रुप 18 वाले एलिमेंट को हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम नोबल गैस, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होना था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास हाउ मेनी वर्टिकल कॉलम्स आर प्रेजेंट इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल विच आर टर्म्ड एज अ ग्रुप, ठीक है। तो कितने हमारे पास वर्टिकल कॉलम है या कितने ग्रुप हमारे पास मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, तो 18 ग्रुप होते हैं, ठीक है। पीरियड कितने होते हैं दोस्तों, 7 पीरियड होते हैं, तो इसमें कंफ्यूज मत होना, ठीक है। जो आगे को होते हैं हमारे पास वो ग्रुप्स होते हैं, जो यहाँ को होते हैं जैसे 1 2 3 नीचे को जो हम आगे को लेते हैं तो वो क्या होता है हमारे पास पीरियड होते हैं। जब हम नीचे को लेते हैं उन्हीं को तो वो क्या होते हैं हमारे पास ग्रुप होते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में। तो 18 ग्रुप 7 पीरियड।
तो नेक्स्ट की तरफ हमारे पास इन द पीरियोडिक टेबल द एलिमेंट विद द हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन सा होता है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, तो वो होता है हमारे पास फ्लोरीन। दूसरे पे कौन सा होता है ऑक्सीजन, ठीक है। तीसरे पे क्लोरीन, चौथे पे नाइट्रोजन। तो कई बार ट्रेंड ऐसे भी आ जाता है कि फ्लोरीन सबसे ज़्यादा होता है, फिर ऑक्सीजन, फिर क्या आएगा क्लोरीन, फिर आपके पास नाइट्रोजन, ठीक है। तो कई बार ऐसा भी होता है, ठीक है, आपको इस अरेंज करने को भी कई बार ऑप्शन में आ जाते हैं। तो सबसे ज़्यादा कौन सा होता है फ्लोरीन होता है, फिर ऑक्सीजन होता है, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास इन अ गिवन शेल द ऑर्डर ऑफ स्क्रीनिंग इफेक्ट। सबसे ज़्यादा स्क्रीनिंग इफेक्ट किसका होता है, जो हमारे पास एट न्यूक्लियस के नज़दीक होगा उसका सबसे ज़्यादा क्या होता है स्क्रीनिंग इफेक्ट होता है। तो सबसे पहले क्या होता है एस, फिर पी, फिर डी, फिर एफ, ठीक है। तो न्यूक्लियस के सबसे नज़दीक एस होता है, तो सबसे ज़्यादा स्क्रीनिंग इफेक्ट किसका होता है इसी का होता है, ठीक है। कई बार आपको क्वेश्चन आएगा कि पेनिट्रेशन इफेक्ट सबसे ज़्यादा किसका होता है, पेनिट्रेशन इफेक्ट भी हमारे पास एस का सबसे ज़्यादा होता है, फिर पी का होता है, फिर डी का होता है, फिर एफ का होता है। कई बार ऑप्शन आपके पास ऐसे आ जाएंगे स्क्रीनिंग इफेक्ट बताओ एस, पी, डी और एफ, चार ऑप्शन में होंगे। तो सबसे ज़्यादा किसका होगा एस का, और सबसे कम किसका होगा हमारे पास एफ का सबसे कम होगा, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन कैसे भी पूछ सकते हैं, आपको ये ऑर्डर पता होना चाहिए। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो कमेंट बॉक्स में एक छोटा सा दिल ज़रूर रिएक्ट करें, ठीक है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक और शेयर ज़रूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट क्या होता है, तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन किसके बराबर होता है, रेट इज इक्वल टू के के बराबर होता है, ठीक है। तो रेट क्या होता है हमारे पास चेंज इन मोलर कंसंट्रेशन अपॉन टाइम। तो मोलर कंसंट्रेशन की यूनिट क्या होती है हमारे पास मोल लीटर इनवर्स अपॉन टाइम। टाइम की यूनिट क्या होती है सेकंड। तो सेकंड को जब हम ऊपर ले जाएंगे तो क्या बन जाएगा है मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होना चाहिए, ठीक है। अगर आपको ये यूनिट्स नहीं आती निकालनी तो आप हमारे पास केमिकल काइनेटिक्स हमने करवा रखी है वीडियोस अपने 25 डेज क्रैश कोर्स में, ठीक है। तो उसमें मैंने ये आपको जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, ठीक है, ये सारी आपको इनकी यूनिट्स बता रखी है और ये यूनिट्स आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो हमारे पास जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो होती है तो उसकी यूनिट क्या रहती है हमारे पास मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स रहती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास द रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन। तो रेट कांस्टेंट क्या होता है रिएक्शन का, किस पे डिपेंड करता है, तो वो हमेशा डिपेंड करता है टेम्परेचर पे। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास द रोल ऑफ कैटालिस्ट इन ए केमिकल रिएक्शन इज टू गिवन बाय। रोल ऑफ कैटालिस्ट क्या होता है केमिकल रिएक्शन में, क्या चेंज करता है, वो चेंज हमेशा करता है एक्टिवेशन एनर्जी को चेंज करता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो 28 का आंसर क्या होना था हमारे पास ऑप्शन नंबर सी एक्टिवेशन एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका द यूनिट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रेट कांस्टेंट। तो फर्स्ट ऑर्डर की यूनिट क्या है हमारे पास टाइम इनवर्स। मैं आपको एक बार निकालनी भी सिखा देता हूँ, ठीक है। जो इसका रेट होगा वो किस पे डिपेंड करेगा, कंसंट्रेशन ऑफ ए पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है, कंसंट्रेशन ऑफ ए पे डिपेंड करता है। तो ए को जब हम के को इधर रहने देंगे, ठीक है, जब हम ए को कहाँ ले जाएंगे इसके अपॉन में ले जाएंगे तो ए क्या बन जाएगा रेट अपॉन ए बन जाएगा, ठीक है। हमारे को यूनिट क्या निकालनी है रेट ऑफ ए की निकालनी। तो रेट की यूनिट क्या होती है अभी निकाली थी मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स रहती है, ठीक है, अपॉन, ठीक है। अपॉन क्या था कंसंट्रेशन ऑफ ए था, क्या था कंसंट्रेशन ऑफ ए था। तो कंसंट्रेशन की यूनिट क्या रहती है हमेशा कंसंट्रेशन की यूनिट रहती है हमारे पास मोल लीटर इनवर्स। तो मोल लीटर इनवर्स से मोल लीटर इनवर्स कट गया तो बचेगा क्या सेकंड इनवर्स। तो सेकंड इनवर्स किसकी यूनिट हमारे पास टाइम इनवर्स की। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अगर आपको नहीं समझ आ रहा तो आप जरूर एक बार केमिकल काइनेटिक्स वाली वीडियो देखो, वहाँ पे मैंने आपको सारी यूनिट्स करवा रखी है, ठीक है। और ये वीडियोस आपको 25 डेज क्रैश कोर्स केमिस्ट्री के नाम से आपको जरूर हमारी प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास रेट कांस्टेंट डिपेंड अपॉन। तो ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया। तो रेट कांस्टेंट किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होना था, ठीक है। तो आज की वीडियो हमारी यहीं खत्म होती है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी तो कमेंट बॉक्स में एक छोटा सा दिल जरूर रिएक्ट करना, ठीक है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है। और आज के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।